हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आपका अपने एम के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम तिष्ट धारा जनित्र का पार्ट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है। दोस्तों, जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ होता है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए फ्लक्स ध्रुव, बी आर्मेचर की चाल, सी ध्रुवों की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो प्रेरित ईएमएफ है उसका सूत्र होता है ई बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। दोस्तों, जेड चालकों की संख्या, एन स्पीड, पी पोल की संख्या, ए समांतर पथों की संख्या। तो दोस्तों, आप देखने के ऊपर पाएंगे कि जो जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ है वो फ्लक्स के, चालकों की संख्या के और घूर्णन गति के यानी जो आर्मेचर की चाल होती है और पोल्स के समानुपाती होता है, जबकि समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी फ्लक्स और ध्रुव के भी समानुपाती होगा, आर्मेचर की चाल के समानुपाती और ध्रुवों की संख्या के समानुपाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसे डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें वो ऑप्शन चयन करना है जिसका प्रयोग डीसी सप्लाई वितरण में बूस्टर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है श्रेणी जनरेटर, बी शंट जनरेटर, सी ओवर कंपाउंड और डी फ्लैट कंपाउंड। तो दोस्तों, जो बूस्टर के रूप में काम में लिया जाता है वो होता है सीरीज जनरेटर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा श्रेणी जनरेटर। दोस्तों, अब बात करते हैं हम शंट जनरेटर की। तो शंट जनरेटर दोस्तों वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ निकटवर्ती यानी कुछ ही दूरी के अंदर विद्युत सप्लाई देनी हो। अब ऑप्शन सी देखते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर का दोस्तों प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अधिक दूरी, जैसे कि मान लीजिए 5-10 किलोमीटर के दायरे में या इससे कुछ अधिक दूरी में हमें विद्युत सप्लाई देनी हो तो वहाँ ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। फ्लैट कंपाउंड यानी लेवल कंपाउंड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो दोस्तों, इसका प्रयोग कम दूरी वाले विद्युत भार को शक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। दोस्तों, एक और आता है शंट जनरेटर में, इस कम्युलेटिव जनरेटर में ही, जो होता है अंडर कंपाउंड। तो दोस्तों, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आर्क वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 63। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन के सापेक्ष में एम से तात्पर्य है। एम से तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दे रखा है मेन न्यूट्रल आर्म, बी मेन न्यूट्रल एक्सिस, सी मैग्नेटिक न्यूट्रल आर्म, डी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों, इसमें जो एम है उसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो एम का दोस्तों किससे तात्पर्य है? ऑप्शन डी होगा इसका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। एम यानी मैग्नेटिक, एन न्यूट्रल और ए एक्सिस। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये होता क्या है? ये होता है कि जिस पर दोस्तों स्थिर आर्मेचर चालकों में कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता वो होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल यानी उदासीन। क्वेश्चन नंबर 64। एक डीसी मशीन में आर्मेचर खालिस्तान के अंदर घूर्णन करता है। आर्मेचर दोस्तों किसके अंदर घूर्णन करता है? ऑप्शन ए चालित योग, बी स्थिर स्टेटर, सी मूविंग यानी चालित स्टेटर, डी स्थिर कम्यूटेटर। तो दोस्तों, जो आर्मेचर होता है वो स्थिर आर्मेचर यानी स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, स्थिर स्टेटर के अंदर घूर्णन करता है। दोस्तों, मोटर के घूर्णन की दिशा उसकी जो आर्मेचर कुंडली या फिर जो क्षेत्र वाइंडिंग होती है उनमें धारा की दिशा को बदली जा सकती है। अगर दोस्तों हम दोनों ही यानी आर्मेचर वाइंडिंग और क्षेत्र वाइंडिंग दोनों की धारा एक साथ बदल देंगे तो दोस्तों मोटर की घूर्णन दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले की दिशा में ही घूर्णन करती रहेगी। यानी या तो आर्मेचर वाइंडिंग या फिर क्षेत्र वाइंडिंग दोनों में से एक की हमें दिशा बदलनी है। क्वेश्चन नंबर 65। एक सामान्य डीसी मशीन में कितने मैग्नेटिक पोल्स होते हैं? यानी सामान्य दोस्तों डीसी मशीन में कितने पोल्स होते हैं?
तो वो होते हैं दोस्तों 4। अधिकतर या फिर सामान्यतः 4 मैग्नेटिक पोल्स ही होते हैं डीसी मशीन में। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी कॉइल का प्रतिरोध 4 ओम है और उसमें गुजरने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली ताम्र हानि का मान होगा। ऑप्शन ए 80 वाट, बी 40 वाट, सी 320 वाट, डी 1600 वाट। दोस्तों ताम्र हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों आई ए का स्क्वायर आर ए। हमारे पास आई ए 20 एम्पियर दे रखा है, आर दे रखा है 4, तो 20 का स्क्वायर इंटू 4। 20 का स्क्वायर दोस्तों 400 होता है। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1600 आ जाएगा। और जो हानि होती है इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों वाट, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1600 वाट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन डीसी जनरेटर के रोटर का भाग नहीं है, यानी डीसी जनरेटर के रोटर का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन ए फैन ब्लेड, बी बर्स होल्डर, सी बियरिंग प्लेट, डी बेस प्लेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेस प्लेट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तीनों जो डीसी जनरेटर का रोटर होता है उसके भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं, यानी इनमें कौन सी वाइंडिंग है जिसमें तार की मोटाई कम होती है और टर्न्स हैं उनकी संख्या अधिक होती है? ऑप्शन ए शंट वाइंडिंग, बी सीरीज वाइंडिंग, डी सीरीज एवं शंट वाइंडिंग दोनों, और डी न तो सीरीज और न ही शंट वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शंट वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग में दोस्तों टर्न की संख्या अधिक होती है और तार की मोटाई कम होती है। अगर बात करें सीरीज वाइंडिंग की तो सीरीज वाइंडिंग में दोस्तों तार की मोटाई अधिक होती है जबकि टर्न्स की संख्या कम होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल वाले 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 160 वोल्ट, बी 80 वोल्ट, सी 10 वोल्ट, डी 124 वोल्ट। दोस्तों इसमें प्रेरित ईएमएफ पूछा है। प्रेरित ईएमएफ का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ई बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60। दोस्तों इस सूत्र में हम मान रखेंगे, फाई का मान दोस्तों दे रखा है 0.5 इंटू जेड का मान दे रखा है 4 दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों घूर्णन गति की तो वो दे रखी है दोस्तों 600 और पोल्स दे रखे हैं दोस्तों 8 बटा वेव वाइंडिंग की बात की तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होगी, यानी हम इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको काटेंगे तो दोस्तों 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, और 6 से 12 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा दोस्तों, और इस 2 से 4 को काटेंगे तो ये भी 2 बार कट जाएगा। अब बचा हमारे पास दोस्तों, हमारे पास कौन सी संख्या बच जाएगी अब? तो हमारे पास दोस्तों जो संख्या बचेगी वो बचेगी 5 इंटू 2 इंटू 8, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, और ईएमएफ का मात्रक होता है वोल्ट, यानी 80 वोल्ट। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 80 वोल्ट। दोस्तों हर एग्जाम में न्यूमेरिकल के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोस्तों न्यूमेरिकल भी निकालना है, अच्छी प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। यदि लेफ्ट वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या खालिस्तान होगी। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 1, डी 8। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन सी की बात करें तो एक पोल तो किसी में नहीं होता, और अगर हम लेफ्ट वाइंडिंग की बात करें तो लेफ्ट वाइंडिंग में दोस्तों जो समांतर पथ हूँ यानी ए, इसकी संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। पोल की संख्या हमारे पास 4 दे रखी है क्वेश्चन में, तो दोस्तों समांतर पथों की संख्या भी 4 होगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर वेव वाइंडिंग होती तो वेव वाइंडिंग में दोस्तों समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है दोस्तों, जबकि लेफ्ट वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ए बराबर पी, यानी पोल की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों ये आज के
10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।